अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर चाहे आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो 2 घंटा पढ़ते हो, आप अच्छा कर रहे हो। फिर चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। और अगर आप 10 घंटा पढ़ने के बाद भी आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक कि कहाँ पे गलती हो रही है। पूछ सकते हैं। कैसे हैं आप सब बढ़िया। जब आपने इतना अच्छा सेशन ले ही लिया है, सर थे मैडम थी, तो मेरा और नीर का ऐसा लगता है हम कुछ ज़्यादा ऐड कर पाएंगे, बट उसमें थोड़ा बहुत हम चीज़ें सब्सटेंस जो हम जैसे मैंने करा या नीर ने करा, हमने कैसे तैयारी करी, वो चीज़ें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। बट बाकी जो मेजर चीज़ें सर ने और मैडम ने बताई वो ही रहेंगी। और एक चीज़ मेरे को ऐसा लगता है, अच्छा यूपीएससी की तैयारी कौन कौन कर रहा है? यूपीएससी वाले कितने हैं? और बाकी सब सीजीपीएससी इज द मेन क्राउड, ठीक है। बट एग्ज़ाम दोनों ही दे रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। इसमें मेरे को एक मेजर चीज़ क्या लगती है कि बहुत लोगों के मन में फीलिंग होती है कि हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके पढ़ना होगा या पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ना होगा, पर्टिकुलरली यूपीएससी वालों को कि दिल्ली में जाके इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ही रैंक आएगी। तो ऐसा मेरे को लगता है कि बिल्कुल ये मतलब ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट प्लेस, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज। मेजर जो चीज़ एग्ज़ाम में आपको काम आएगी वो है आपकी मेहनत, प्रैक्टिस और आपने कितना अच्छे से किसी सब्जेक्ट को, उस विषय को समझा है। तो इस चीज़ को, क्योंकि जब मैं नालंदा परिसर में कुछ दिन पहले गया, कल रात भी गया, तो जब लोग बच्चों से बात करी तो बहुत बच्चों के मन में ये भावना आई है, फीलिंग आई कि सर हमें दिल्ली चले जाना चाहिए क्या पढ़ाई के लिए, यहाँ पे वो ग्रुप नहीं बन रहा है, दिल्ली में अच्छा सोर्स मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये चीज़ें ऑनलाइन अब आपको सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। आपकी जो कम्युनिटी है, लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ, रायपुर में नालंदा परिसर हुआ, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप आपस में एक दूसरे से मिले और अपना ग्रुप फॉर्म करें। तो वो जो चीज़ें दिल्ली पहले एडवांटेज देता था, वो यहाँ पे आने के बाद मेरे को नहीं लगता आपको उस चीज़ में आप कहीं भी पीछे हैं। तो ये एक मेजर चीज़ अपने मन में बिल्कुल मत आने देना कि हम यहाँ पे रह के तैयारी करें तो पीछे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हैं तो वो आपको बैकफायर करेगा। इस चीज़ का बिल्कुल भी अपने मन में हीन भावना या नेगेटिव फीलिंग मत आने देना, बिकॉज अगर एक बार फीलिंग आई तो ये आपको पीछे ही पुल करेगी और डबल थॉट्स आप रहेंगे तो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। डबल थॉट्स किसी भी विषय के बारे में हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो या प्रिपरेशन हो, वो नहीं आने चाहिए। मैंने अभी बात करी सब्जेक्ट की, प्लेस की। दूसरा मैं बात करूँगा कि डबल थॉट्स किसी भी विषय में नहीं आने चाहिए। अब कभी कभार बच्चों को लगता है, जब मैं था मेरे को भी सेम लगता था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी जैसे जितने भी बच्चों से इंटरेक्शन होता है, ज़्यादातर यही पूछते हैं कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि मैं यही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, हर एक का तरीका अलग अलग होता है। जो मैंने करा वो नीर के लिए काम नहीं करा होगा, मैडम के लिए काम नहीं करा होगा, सर के लिए काम नहीं करा होगा, जो आप करेंगे वो शायद मेरे लिए काम नहीं करता। तो हर एक का तरीका अलग अलग है। बट द बेस्ट वे टू जज कि आप जो कर रहे हैं वो काम करेगा नहीं करेगा, आप प्रैक्टिस से देखिए। तो प्रैक्टिस इन द सेंस, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, मेंस के लिए आंसर लिखिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर चाहे आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो 2 घंटा पढ़ते हो, आप अच्छा कर रहे हो। फिर चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। और अगर आप 10 घंटा पढ़ने के बाद भी आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो किसी से पूछ, ठीक है, इट्स गुड थिंग कि आप आपस में कंसल्ट करें, किसी से पूछ रहे हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसी है, सही है, गलत है। बट द बेस्ट वे टू जज ए स्ट्रेटेजी, उसका आउटपुट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, एंड परफॉर्मेंस इन दिस केस इज मार्क्स। और जितने आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपका इसमें आपको खुद भी पता चलेगा कहाँ आप स्टैंड करते हैं और आपको उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो पहला मेरा मेन सजेशन तो यही रहेगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपीएससी है तो जो जून में होगा, मई में होगा, सीजीपीएससी का भी शेड्यूल जनरली फिक्स ही रहता है। इस टाइम पे तो प्री के मॉक्स लगाते रहना चाहिए। हर 2 दिन में एक मॉक लगा दो, जितना, बिकॉज इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। तो जो सा वीक है उसकी आप तैयारी करते रहोगे बीच बीच में।
सेकंड, एक स्ट्रेटेजी की बात होती है। हम में से किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं करा होगा ना कि हमने ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, बल्कि अगर मैं अपना बताऊं, मैंने आप सबसे कम बुक्स पढ़ी होंगी। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, बट इट वॉज बेसिकली द प्रैक्टिस जिसके बेसिस पे मैं वो क्वेश्चन कर पाया। किसी भी एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में बेसिकली नॉलेज मैं नहीं मानता इतना बड़ा फैक्टर है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बट अगर आप पेपर उठा के देखें, पेपर में आपको 40% 50% से ज़्यादा क्वेश्चन नॉलेज के बेस पे नहीं कर पाओगे। उसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजी तुक्का उक्का मारना पड़ेगा, वो आपका तब डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस पे मैं बहुत फोकस करूँगा और मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस खूब अच्छे से करें। मतलब अगर 1 महीने बाद ही पेपर है तो हर 2 दिन में एक पेपर तो लगा ही दो, और अगर यूपीएससी वाले जो हैं हर हफ्ते में एक पेपर लगाना शुरू कर दो। और पेपर लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेपर दिया और ख़त्म। पेपर देने का पूरे पैटर्न जो मैंने अपने लिए बनाया था, 2 घंटा पेपर दो और 5 घंटा उसे पढ़ने में लगाओ। कम से कम 4 घंटा उसे लगेगा, क्योंकि आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि क्वेश्चन गलत हुआ तो अच्छा पढ़ लिया कि क्या नॉलेज गैप है। यू शुड ऑल्सो नो कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। अगर आपने 85 क्वेश्चन करे और उसमें से आपके 40 सही हुए या 50 सही हुए, वो 35 क्यों गलत हुए? आपका नॉलेज नहीं था उसमें, या आपने रिविजन नहीं करा, या फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, ब्लंडर कर दिया। यू शुड नो कि कहाँ गलती हो रही है, तभी तो आप उन एरिया को फिल करोगे। तो पेपर देने के साथ एटलीस्ट स्पेंड 4 to 5 आवर्स इन एनालिसिस ऑफ दैट पेपर। वो बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको पता चलेगा आपको कैसे इंप्रूव करना है, कहाँ इंप्रूव करना है। मैं अराउंड 80 बल्कि 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था और मेरे नंबर आते रहे 100। अब 100 पे उस टाइम पे 2018 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो प्री क्लियर नहीं होता। मैंने एक टॉपर का पढ़ा, उसने उन्होंने कहा कि मैं 95 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने 2-3 पेपर बस ट्राई करा कि चलो मैं भी 95 लेके चले जाता, तुक्का मार दूंगा, और उसमें मेरा 105 के ऊपर स्कोर आने लगा। जस्ट बाय 75 से 90 मैं 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने लगा एंड मेरा स्कोर सबसे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ। तो जब मैंने वो कंसिस्टेंटली करके देखा तो मेरा स्कोर अच्छा ही आने लगा। इट वॉज बेसिकली क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे को पता चला क्या मेरे लिए काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी आप तभी डेवलप कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। एंड मैं दोबारा मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दिस, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। प्रैक्टिस प्लस प्रॉपर एनालिसिस। दूसरा मतलब 3 चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। पहला हो गया प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। दूसरा है रिविज़न। ये मैं अपने इंटरव्यू की बात, मतलब इंटरव्यू जब मैं जॉब कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई कर रहा था उसकी बात करूँगा। मेरे को पता है मेरा इंटरव्यू अप्रैल में होने वाला है, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। एंड मेरा कॉलेज में बहुत अच्छा CV था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आई न्यू कि मेरा शॉर्टलिस्ट तो होगा। तो मेरे पास 4 महीने थे उस इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए। इंटरव्यू था बेसिकली कंपनी के लिए, जिसमें पूछा जाता मुझसे कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ की एक किताब थी, मैंने 2 महीने में पूरी किताब पढ़ ली। अब कोई भी क्वेश्चन, अगर मैंने पूरी किताब पढ़ ली, कोई भी क्वेश्चन पूछे मेरे को आना चाहिए, और मैंने अच्छे से पढ़ा, समझ के पढ़ा। बट मैंने गलती क्या करी, किताब पढ़ी और बंद कर दी। मैंने उसका रिवीजन करा ही नहीं। मतलब मैंने मुड़ के भी नहीं देखा किताब में वापस क्या लिखा है। बस हाँ, मैं उस कॉन्फिडेंस में था कि मैंने पूरी किताब खत्म कर लिया, मैं तो कर दूंगा। तो बेसिकली वहाँ पे गलती क्या रही, मैं पढ़ा तो पूरा, बट जब एग्ज़ाम था, जब इंटरव्यू था, मेरे को ध्यान ही नहीं आया, याद ही नहीं आया। आई कुड रिकलेक्ट कि हाँ अच्छा वो मैंने पढ़ा है, बाईबैक शेयर क्या होता है, बट कितना % है याद ही नहीं आ रहा है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। रिविजन को थोड़ा अच्छे से हैंडल कीजिएगा, थोड़ा डेली बेसिस पे करें तो अच्छा है। क्योंकि रिवीजन से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, आपको एक रिकलेक्शन डेवलप होगा। तो रिवीजन पे मैं फोकस कर, सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा रिवीजन पे कि आप डेली रिवीजन करिए, डेली नहीं तो वीकली रिवीजन कीजिए। और थर्ड रहेगा नोट्स। आप कुछ भी पढ़ो उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स इसलिए बनाओ क्योंकि उससे रिवीजन में हेल्प होगी। रिवीजन आपको डे के एंड में भी करना है, रिवीजन आपको जब एग्ज़ाम पास आ रहा है तब भी करना है, और जब एग्ज़ाम 2 दिन दूर है तब भी आपको रिवीजन करना है। 2 दिन दूर, जब एग्ज़ाम परसों है, आज आप किताब खोल के नहीं बैठ पाओगे, 10 किताबें आपके पास। एट दैट टाइम योर नोट्स विल बी देयर टू हेल्प यू। तो इन 3 चीज़ों में मैं मेजरली आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस जितना करो उतना अच्छा है। दूसरा रिवीजन, मेक अ शेड्यूल फॉर रिवीजन, आइदर डेली और वीकली। रिवीजन ज़रूर करो। रिवीजन से हमें लगता है कि 1 घंटा वेस्ट होगा, बट वो वेस्ट नहीं है, वो आपका पूरा दिन को जो आपने मेहनत की है ना उसे बचा के रख रहा है। अदरवाइज वो पूरे दिन की मेहनत आपकी गायब हो जाएगी। और तीसरा हो गया नोट्स।
वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर रीडिंग और वॉचिंग, जैसे अगर यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हो तो उसके भी आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो दोबारा नहीं देख पाओगे, तो उसके नोट्स बनाइए, जो भी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, एंड देन दैट विल बी हेल्पफुल इन योर रिविजन। क्वेश्चन आपसे रिवीजन को लेके था कि जैसे हमारी लाइब्रेरी का टाइमिंग 8 to 10 PM तक रहती है, तो हम मतलब रिवीजन में घर जाने के बाद जैसे उस टाइमिंग को मतलब यूटिलाइज करें, या फिर ये सेटिस्फेक्शन के साथ सो जाए कि जो हम मतलब जितना दिन भर में हम पढ़ चुके हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है, या फिर हम नेचर के हिसाब से वो करें कि हम मॉर्निंग से उठें, या फिर वो पुरानी वाली चीज़ों को मॉर्निंग से मतलब नेचर के साथ बैलेंस करें, या फिर कैसा? नहीं, बेसिकली जैसे आपने पूरे दिन में मान लीजिए एक चैप्टर खत्म करा जी, शाम को सोने से पहले जस्ट गो थ्रू दी चैप्टर्स, आपने क्या क्या पढ़ा है उसमें, क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे, क्या क्या हाईलाइट्स थे, जस्ट हैव अ रिवीजन ऑफ दैट। अगर आपको रात को टाइम नहीं मिल रहा है, अगले दिन सुबह उठ के कीजिए, बट डू दैट रिवीजन करिए। अब इसमें ये मत समझिए कि आपने पूरे दिन पढ़ लिया तो वो आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो गया है। आपने पहले पढ़ रखा होगा वो ठीक है, आपने दोबारा चैप्टर पढ़ लिया है, बट अगर आपने आज जो इनपुट दिया है, बेसिकली जो आपने आज इन्वेस्टमेंट करी है समय की और अपनी एनर्जी की, उसको एक बार चेक कर लीजिए आपने कहाँ इन्वेस्ट करा है। बेसिकली वही है और कुछ नहीं है। आज चाहे आप वो रात को करें चाहे अगले दिन सुबह करें। प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने नंबर ऑफ मॉक्स बहुत लगाए हैं, ठीक, आपने बोला एलिमिनेट करना है। कुछ क्वेश्चन है जैसे 10 से 5 क्वेश्चन में बना लिया एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में अटक गया हूँ कि ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, उसको छोड़ूं कि रहने दूँ? वो डिपेंड करेगा, वो आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। मेरा ये था कि मेरे को 95 लेके जाना है। सर मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर ऑफ क्वेश्चन किए होंगे 60 क्वेश्चन, 60 में मेरे को लग गया कि पेपर इजी है, कटअप क्लियर नहीं होगा। अब ये 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिया हूँ, 2 बचा हुआ है, तो उसको कैसे करूँ, डील करूँ कि नहीं करूँ? दैट विल डिपेंड ऑन द, अगर वो पूरा प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो छोड़ दीजिए। बट इफ यू सर कि हाँ, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर आइडिया, 2 ऑप्शन में फंस रहा हूँ, उसका आइडिया है मेरे को, ठीक है, देन यू हैव द आइडिया, देन गो फॉर इट। तो मेरा फिक्स था अगर मेरे को क्वेश्चन के बारे में आइडिया है तो मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बनाता तो हूँ पर क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं उस तुक्के में, तो उसको ओवरकम कैसे करना है? तो इसमें देखिए, ये आज आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये एक मॉक टेस्ट पे मतलब एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपना कुछ फाइनल मत कीजिएगा। टेक अ सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट। हाँ, मान लीजिए 4-5 मॉक टेस्ट लीजिए, एंड आपका एक हुआ कि आपका गलत भी हो रहा है, दूसरा ऑल्सो आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मेरी फर्स्ट रीडिंग होती थी जो मेरे को आता है, सेकंड रीडिंग होती थी पेपर की जो जिसमें मेरे को डाउट है, और थर्ड होता है गेस जिसमें मेरे को तुक्का मारना है। इन 3 तरीके से मैं करता था, एंड देन इन तीनों के बेसिस पे अपना पेपर एनालाइज करता था। फर्स्ट रीडिंग में कितने सही हुए कितने गलत हुए। मैंने फर्स्ट रीडिंग में करे 55 अटेम्प्ट जिसमें से 45 सही हुए, सेकंड में करे 20 जिसमें से 10 सही हुए, और थर्ड में करे मैंने 10 जिसमें से मेरे के 3 सही हुए। तो अब थर्ड रीडिंग जो है मेरी प्योर गेस मतलब जिसमें मैंने रिस्क लिया है, हाई रिस्क लिया है। अब 10 में से अगर मेरे 3 सही हो रहे हैं और 7 गलत हो रहे हैं तो देखने में लग रहा है मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, बट वहाँ पे मेरे को पॉजिटिव गेन ही मिल रहा है, क्योंकि 3 में मेरे को नंबर मिलेंगे 6 और 7 के जितने कटेंगे वो अराउंड कटेंगे 4 के आसपास। तो मेरे को एक तरीके से बेनिफिट ही हो रहा है, तो आई गो फॉर इट, क्योंकि मेरे को तो नेट रेट मार्क्स पे देखना है ना, मार्क्स में मेरे को बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए, आपका 3-4 अपने मॉक टेस्ट पे एनालाइज कीजिए। अगर आपको थर्ड रेटिंग में पॉजिटिव आ रहा है 3-4 में सब्सटेंशियल मतलब कंसिस्टेंटली, देन गो फॉर इट। अगर आपके थर्ड रेटिंग में आपके नेगेटिव भी जा रहे हैं, मार्क्स नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आपको समझ आ गया कि आपको एक वाइल्ड गेस इतना अच्छा नहीं आ रहा है, यू नीड नॉट गो फॉर वाइल्ड गेस। तो उस तरीके से आप देखिए कि आपको जाना है नहीं जाना, वही आपको स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। मेरा 95 का मतलब यही था कि मेरे को वाइल्ड गेस मारना है। अगर मेरे नहीं जाते उतने मैं 85 पे आता, उससे कम करता, दैट वे। सर जैसे अगर मेरा अभी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा और मैंने मतलब अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं देती हूँ, और ये तो जानते हैं कि ऐसी प्रिपरेशन तो है नहीं कि जिससे वो सिलेक्शन हो पाएगा, तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके अगर हम बिलासपुर में रह के पढ़ रहे हैं और अगर फिर फर्दर मैं प्रिपरेशन करती हूँ अपनी नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए अपने, तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे को दिल्ली में ही जाके, जैसे एक मिथ है कि जो वैसी प्रिपरेशन होती है वो वहाँ होती है दिल्ली में, तो अगर मैं यहाँ कर रही हूँ और मेरा फिर नहीं निकलता तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ और मेरे को उस एटमोसफियर में जाना था और वैसे प्रिपरेशन करना था। मेरी थिंकिंग की प्रिपरेशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए।
मतलब आपके किसी के मन में थॉट आई क्यों रहा है कि मेरी वैसे प्रिपरेशन नहीं है बिकॉज आई एम अ फर्स्ट टाइमर? इस चीज़ का ना डर है ही, क्योंकि पिछली बार भी मैं एलिजिबल थी बट वो ऐसा लगता था कि नहीं, उस टाइप की जो स्टडी करनी थी, वैसी प्रिपरेशन करनी थी, मैं उतनी नहीं कर पा रही हूँ, उतना एफर्ट मैं नहीं डाल पा रही उस हूँ। टाइप का मतलब देखो, उस टाइप का मतलब अगर आपको उस टाइप से मतलब है कि 15 घंटे पढ़ना है तो कोई 15 घंटे नहीं पढ़ता है। जनरली जो पढ़ना चाहिए वो 7 से 8 घंटे है, उससे ऊपर आप 1 घंटा और ले लीजिए, 9 घंटे कर लीजिए। बट अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के तो कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे? यू कांट। अब आपको 2 दिन की पढ़ाई नहीं है ना, यू हैव टू एक साल लगता है पढ़ाई में, 1 साल 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो 7 to 8 आवर्स पढ़िए, और उससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है। हमें से मेरे को लगता है हमें से कोई भी इससे ज़्यादा पढ़ा होगा, तो 7 to 8 आवर्स तो हर कोई निकाल सकता है। तो उसमें आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उस लेवल की स्टडी नहीं है आपकी? यू हैव द बुक्स आर द बेसिक मटेरियल, उसके अलावा कुछ आपको नहीं चाहिए। जो नोट्स आते हैं वो ठीक है, अच्छे हैं, मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, बट आपके बुक्स पे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट बुक्स डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देम। अखबार यहाँ पे आता है, दैट इज फॉर करंट अफेयर्स। तो जो आपको बेसिक मूलभूत रिसोर्सेज हैं वो आपके पास हैं। यू हैव द टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग 7 to 8 आवर्स अ डे, तो वेयर आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट? डू नॉट हैव दिस नोशन, फॉल्स नोशन कि हमारी वैसी तैयारी नहीं है। अगर आप खुद ही अपने आप को हार जाओगे, मतलब मन में हार मान लोगे कि हमारी तैयारी नहीं है, तो नहीं होगा ना फिर। तो वही मन के हारे मन के जीते। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस। जब आपने 7 घंटे एक दिन का इन्वेस्ट करा है, 1 साल तक इन्वेस्ट करा है, यू हैव इन्वेस्टेड, आपकी बहुत लोगों से अच्छी तैयारी है, तो गो फॉर इट। दूसरा आपने बोला दिल्ली वाला, अगेन वही मैं शुरू में उससे स्टार्ट करा कि दिल्ली वाला फियर क्यों आ रहा है आपको? दिल्ली में कुछ अलग नहीं है। दिल्ली में जस्ट दैट वहाँ पे कोचिंग का आपको पूरा हब मिल जाएगा और बच्चे मिल जाएंगे। सो कोचिंग ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू कोचिंग वो अलग चीज़ है जिसमें अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ग्रुप तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मिल ही रहा है। तो दिल्ली का कुछ ऐसा एडिड एडवांटेज नहीं है। ऑनलाइन इफ़ यू वांट टू टेक कोचिंग, अगर आपको लगता है कि दैट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, देन यू कैन टेक। बट कोचिंग मेरे हिसाब से इतनी मैंने कोचिंग नहीं ली और मेरे को नहीं लगता इतनी कुछ रेलेवेंट है। आपको जो पढ़ना है वो किताबों में पढ़ना, कोचिंग वाला पढ़ाएगा वो आपको दोबारा आके पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इट विल जस्ट हेल्प यू एक्सपेडिएट योर अंडरस्टैंडिंग। इस हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं दैट इज़ वन थिंग। इसके बारे में आपने कम पढ़ा है, आपने पढ़ाई कर ली, अब आप जैसे विजन का टेस्ट सीरीज उठाया आपने, अब आपने लिखना चालू किया, ठीक है। तो सर अंडर द सन जो भी है वो प्रीलिम्स का हो जाता है, मेंस में सर ऐसा रहता है कि वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वहाँ लिखने में हाथ कांपता है, ठीक है। मेरा तो हाथ भी तेज आता है जब मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो सर वैसा है जैसे कोई चाइना का जैसा क्वेश्चन आ गया कि हाउ इंडिया इज फ्रेमिंग इट्स पॉलिसीज इन ऑर्डर टू काउंटर द ग्रोइंग चाइना असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी, ऐसा कर गया है। तो अब इसके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा है, आपने 2-4 ओपेक में आर्टिकल्स पढ़ लिए, कुछ आपने उनके ओपिनियंस पढ़ लिए, आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, ऐसे 20 क्वेश्चन है सर, ठीक है। जो यूपीएससी का पेपर होगा ना, उसमें मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें से 50% कंटेंट जो होता है फैकम फेक ही होता है। सिर्फ 50% ही रेलिवेंट होता है, बाकी 50% बहुत ही जनरल होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ विल यू मेक पीडीएस अ मोर एफिशिएंट सिस्टम, अब इसमें हर एक बंदे ये पॉइंट लिखेगा ना कि हमें लीकेज देखना है, हमें डबल डुप्लीकेशन देखना है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें टेक्नोलॉजी लेके आनी है। ये चीज़ तो हर कोई लिख ही देगा ना। अगर मैं आपसे कुछ पीडीएस कैसे एफिशिएंट बनाओ, चलो आई आस्क यू, इन्होंने चाइना की बात करी, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो इंडिया ब्राज़ील रिलेशन से बात करते हैं। एक्सप्लेन इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस इन प्रेजेंट टाइम्स। चलिए आप मेरे को पॉइंट्स दीजिए, एक रैंडम क्वेश्चन आपके पास आया, एक्सप्लेन इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस इन प्रेजेंट टाइम्स। चलिए आप मेरे को इस पर पॉइंट्स दीजिए, बताइए। अगर मैं आपको बोलूँ जैसे इकोनॉमी पे आपने बात कर ली, ठीक है, ट्रेड भी उन्होंने बात कर ली, एफटीए के बारे में, इसमें हम टीपीपी भी ला सकते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्राज़ील और इंडिया के बीच में क्या कॉमन है, डिप्लोमेसी में अगर हम देखें दोनों ब्रिक्स का पार्ट है, जो कॉमन ग्रुप्स है उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ब्राज़ील विल सपोर्ट इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम फॉर परमानेंट मेंबरशिप, तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के स्टूडेंट्स ब्राज़ील जाते हैं, ब्राज़ील के स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, डायस्पोरा हो गया, राइट। इंडिया ने जब तो वैक्सीन मैत्री वहाँ पे हमने दिखाया था। सो व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ नया मैंने आपको बताया, सब चीज़ आपको पता थी ना। तो देयर आर सर्टेन हेड्स जिस पे आप बात कर सकते हैं, कुछ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे सोशल में बात करें तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन चीज़ों पर अगर आप खोलेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट आंसर।
हर कुछ डायमेंशन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इकोनॉमिक का क्वेश्चन आया तो ये 5 डायमेंशन आप लिखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन आया तो आप कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी, टेररिज्म, डिफेंस, इन पे बात करेंगे। तो 5 चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप कोई भी कंट्री, अगर IR की बात करूँ, आप 5 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लीजिए, कोई भी कंट्री हो उस पर आप आंसर ठीक ठाक लिख देंगे। हम नोट से बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, बट डिसेंट कि आपको 10 में से 4 नंबर मिल जाए। तो ये हो गया बहुत ही जनरल आंसर। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता हो तो एक जनरल फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी ब्राज़ील का बताया, अब मेरे को नहीं पता कितना ट्रेड होता है, बट देयर इज टॉक्स अबाउट FTA, TPP वाला, ठीक है, वैक्सीन में 3 है, ये ब्रिक्स है। तो ऐसे आप एक जनरल चीज़ जो मेरे को कॉमन लगा एकदम से बना के वो आंसर बन गया। इन दैट वे जो ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है उसे हम जनरल नॉलेज के थ्रू या जनरल सामान्य ज्ञान के थ्रू की अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, लीकेज चेक करेंगे, इस तरीके से थोड़ा टैकल करते हैं। रेलिवेंट चीज़ें लिखी थी या आपने कुछ रेलिवेंट चीज़ें लिखी थी, आपने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल था वो देना था या डेटा देना था, आपने डेटा नहीं दिया, आपने जनरल आंसर को एकदम जनरल लिख दिया। इसमें यार मैं ऐसा करता था कि मॉडल आंसर होता है, जैसे मैं अगर मान लो इनसाइट्स पे आपने आंसर लिख रहा हूँ, इनसाइट्स पे जो सिक्योर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे बाकी लोगों ने भी अपने आंसर अपलोड कर रखे हैं। तो बाकी अब मेरे को पता है 2-3 लोग जो अच्छे आंसर लिखते हैं, बेसिकली जब मैं रोज़ उस पर चेक कर रहा हूँ तो 2-3 लोग जो कंसिस्टेंटली आंसर लिख रहे हैं, मैं उनके आंसर रीड करता था। अब अगर उनका कुछ मेरे को आंसर अच्छा लगा, उन्होंने कोई कोटेशन डाली है, फैक्ट डाला है, डेफिनेशन डाली है, वो मैं अपने आंसर में बाद में लिख लेता था साइड में। तो उस तरीके से मैं देखता था कि मैं अपने आंसर में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ थ्रू अदर्स आंसर्स, प्लस उनका स्ट्रक्चरिंग कैसा है। तो मॉडल आंसर से मेरे को कंटेंट मिल जाएगा कि कुछ कंटेंट तो मैंने नहीं छोड़ा है, प्लस प्रेजेंटेशन जो है मेरे को बाकी लोगों के आंसर से मिल जाएगी कि अच्छा मैं अपने आंसर को अच्छा और कैसे, कंटेंट के अलावा कैसे अच्छा कर सकता हूँ, दिखने में कैसे अच्छा कर सकता हूँ, या एग्जाम्पल के थ्रू कैसे अच्छा कर सकता हूँ, वो बाकी लोगों के आंसर से मैं देखता था। तो इफ आई एम राइटिंग एन आंसर, मैं मॉडल आंसर पढ़ूंगा उसका, प्लस 2-3 लोगों के आंसर पढ़ूंगा, तो उससे मेरे को पर एक तरीके से होलिस्टिक पता चल जाएगा अगर ये क्वेश्चन है मेरे को इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या अपने आंसर डिलीट करना है। मैं ही जितना मुझे लगाना रहता है मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब किसी भी हम क्वेश्चन को छोटे सेकंड देंगे तो उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसमें 10-15 सेकंड हमको देना पड़ता है, तो मुझे लगता है उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में सभी क्वेश्चन लगा देता हूँ जितना मुझे लगाना, तो सर ये वे सही है यहाँ। अगर तुम्हारा इसमें तुम्हें अच्छा स्कोर आ रहा है तो इससे अच्छा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर इसमें तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है एंड बेसिकली अगर ये दिक्कत है तुम्हारा OMR भरने में, देन यू नीड टू रिविजिट दिस। अब देखो मैं इस ऐसा 3 क्यों करता था ना, मैं पहला रीडिंग कर रहा सीधा OMR में भरता था ताकि मैं दोबारा क्वेश्चन में सोचूं भी ना, अगर सोच भी लिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि OMR में भरा है, इससे मैं सीधा OMR में भरता। दूसरा तीसरा इसलिए बिकॉज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँ। अब मेरे को पता है मेरे को पहला रीडिंग 1 घंटे के अंदर खत्म करना है ताकि मेरे पास 1 घंटा हो फालतू के क्वेश्चन पर दिमाग लगाने के लिए। तो जो ऊपर से आ रहा है मेरे को 50 क्वेश्चन चाहिए पहले रीडिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो ये मेरा तरीका था। तुम्हारे लिए अगर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले, जैसे बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं इन दी सर्विस जो एक ही रीडिंग में पूरा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 70 क्वेश्चन करेंगे, तो हर एक का अलग तरीका है। जब पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं कोचिंग भी ले रहा हूँ साथ में, जैसे पॉलिटी मैं उठाया, पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, तो कोचिंग के नोट्स में जाता हूँ और कोचिंग के हिसाब से चलता हूँ, तो मुझे मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क उठा लेता हूँ 11th क्लास का। तो सर मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि पहले NCERT बेसिक क्लियर करूँ CGPSC के लिए और या फिर सीधा जो लक्ष्मीकांत उठा लूँ या ऐसा करूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, बट अगर फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट चेंज करोगे ना तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका ग्रेविटी में, उसके डीप में नहीं जा पाओगे। तो ठीक है, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा है, एक बार आपने चेंज कर दिया, 2 सब्जेक्ट एक बार पढ़ रहे हो, ठीक है, बट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग सब्जेक्ट का वो अहमियत खत्म, मतलब फिर वो इनर्शिया हमेशा रहेगा, फिर हमेशा रहे कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो डोंट लेट दैट हैपन। एक बार वो थोड़ा सख्त होके वो इनर्शिया ब्रेक कर दो कि भाई पढ़ना ही है। एक बार अपने आप को समझा दोगे ना, मन को बता दें कि आज ये 40 पेज पढ़ने हैं और थोड़ा स्टफननेस दिखा दी शुरू में, तो 40 पेज आराम से पढ़े जाएंगे। अपने आप को थोड़ा टाइट करो, डू नॉट चेंज सब्जेक्ट वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, दिक्कत आ रहा है या कोई और सब्जेक्ट का भी तुम्हें ज़्यादा लग रहा है कि अगर इस टाइम पे वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो दैट वे यू कैन शिफ्ट, बट जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, डोंट चेंज द सब्जेक्ट, क्योंकि बाद में तो पढ़ लेंगे, तो इंटरेस्ट आज नहीं है तो कल भी नहीं है, तो
चेंज करके क्या फ़ायदा होगा। ट्राई टू सी हाउ कैन डेवलप इंटरेस्ट, वीडियो देख लो थोड़ा समझ आ जाएगा।